स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल ADVS के खोखर जियोग्राफी क्लासेज में। और साथियों, हम मानव भूगोल कक्षा 12 यूनिट 2 पे अध्ययन कर रहे हैं और यूनिट 2 के अंतर्गत हमने जो दूसरा अध्याय था हमारा जनसंख्या से संबंधित, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा यूनिट 2 का तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत साथियों हम देखें, हर व्यक्ति अपने जगह अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कहीं नहीं है, ठीक है। और विविध प्रकार के लोग हर देश में पाए जाते हैं। तो लोगों को उनकी आयु, उनके वर्ग, लिंग, उनके साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, इनके आधार पर हम बांट सकते हैं। तो आज का जो अध्याय है हमारा जनसंख्या संगठन, इसके अंतर्गत हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। वो बातें इस प्रकार हैं। तो साथियों, ये है हमारे जो आज के हम अध्याय में जो जिन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे वो मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लिंग संगठन, फिर उसके बाद में आयु संरचना। लिंग संगठन में हम स्त्री पुरुष अनुपात, आयु संरचना में हम जनसंख्या का वर्ग निर्धारित करेंगे। इसके बाद में आयु लिंग जो पिरामिड होता है वो विस्तृत होती जनसंख्या, पिरामिड के माध्यम से स्थिर जनसंख्या, और यह ह्रासमान जनसंख्या। इसके अलावा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या और साक्षरता दर के आधार पर या यूं कहें साक्षरता और व्यवसायिक संरचना। यानी हम जनसंख्या को इन वर्गों में विभाजित करेंगे और कुछ पिरामिड है वो भी हम इसमें आज के अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिंग संगठन। तो साथियों, लिंग संगठन में जो हम पढ़ेंगे वो ये, पहली बात तो स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या किसी भी देश की जननांगीय विशेषताओं में होती है। मुख्यतः हर देश में स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं, लेकिन स्त्री तथा पुरुष का जो जनसंख्या का जो अनुपात है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लिंग अनुपात। तो इसको हम यूं लिखेंगे। तो दोस्तों, जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों के बीच अनुपात को लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है या लिंग अनुपात कहा जाता है। और ध्यान रखें, यहां लिखा है मैंने कुछ देशों, तो कुछ देशों में इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कुछ अलग देश हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और वहां पे क्या, प्रति 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यह सूत्र क्या होगा? कुछ देशों में, ध्यान रखना। तो कुछ देशों में यह सूत्र है कि पुरुषों की जनसंख्या को स्त्रियों की जनसंख्या के द्वारा भाग दिया जाता है और 1000 से गुणा। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात, कुछ देशों में यह लिंग अनुपात होता है। जबकि हमारे भारत देश में क्या है? हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को देखा जाता है। तो हमारे देश, या यूं लिखता हूं मैं, देखें, भारत में तो हमारे देश भारत में यह सूत्र है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, भारत में यह लिंग अनुपात है। तो यह ध्यान रखना आप कि कुछ देशों में तो यह सूत्र है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या को ज्ञात किया जाता है, जबकि हमारे देश में पुरुषों की जनसंख्या पर, या यूं कहें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी है वो जनसंख्या देखी जाती है। तो यह लिंग अनुपात। और हम बात करें कि सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से देश का है और निम्न लिंग अनुपात कौन से देश का है। तो पहले हम लेंगे स्त्री अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश, स्त्री न्यूनता वाले देश और पुरुष न्यूनता वाले देश। तो दोस्तों, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात और न्यूनतम लिंग अनुपात। तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात कहां का है और न्यूनतम कहां का है? तो उच्चतम लिंग अनुपात है लेटविया का। कितना? 1187, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं। और सबसे कम लिंग अनुपात सऊदी अरेबिया का या सऊदी अरब का। कितना? 468, अर्थात 1000 पुरुषों पे 468 महिलाएं। और इसके अलावा विश्व का औसत लिंगानुपात 990। ठीक है, तो ये है कुछ फैक्ट। और अब हम देखते हैं अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। तो सबसे पहले है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, और वो कौन से देश है? जहां का लिंग अनुपात 1050 से अधिक, यानी 1050 से अधिक स्त्रियां जहां पे या 1000 पुरुषों पे है, तो वो लिंग अनुपात वाले देश। और उनमें सर्वाधिक कौन कौन से देश हैं? तो पश्चिमी यूरोपीय देश इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश
तो यहाँ पे लिंग अनुपात 1050 है। अब है इसके बाद अधिक स्त्री अधिकता वाले देश, अत्यधिक ना होकर के स्त्री अधिकता वाले देश कौन कौन से हैं? तो जहां का लिंग अनुपात 1000 से लेकर 1050 तक है वो देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखें, तो ये देखें हम स्त्री अधिकता वाले देश, इनके अंतर्गत 1050 से लेकर या 1000 तक लिंग अनुपात पाया जाता है। और वो देश हैं यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीकी देश। अब है पुरुष अधिकता वाले देश। तो पुरुष अधिकता वाले देश कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। तो पुरुष अधिकता वाले देशों में 1000 से लेकर 9050 तक लिंग अनुपात पाया जाता है। वो देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान, क्यूबा। और अब है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, और उन देशों में 950 से कम लिंग अनुपात पाया जाता है। तो वो देखें, तो इसमें 950 से कम लिंग अनुपात के अंतर्गत हम देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और भारत, ये कुछ देश, ठीक है। तो ये अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में आते हैं। और इसके अलावा एशिया महाद्वीप के देशों में पुरुषों की अधिकता पाई जाती है, तथा रूस या कुछ यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों की अधिकता पाई जाती है। तो वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति की ओर भी इशारा करते हैं। इसके अलावा प्रवास की वजह भी वहां पे हो सकती है। तो ये फैक्ट है हमारा पहला लिंग संगठन। अब हम देख रहे हैं आयु। तो साथियों, आयु संरचना के अंतर्गत हम जनसंख्या के 3 वर्ग रखते हैं। और 3 वर्ग कैसे रखते हैं? ये आयु के हिसाब से, यानी 0 से 14 साल, 15 से 59 साल और 59 साल से अधिक। तो यहां पर हम देखें नंबर 1, तो ये जनसंख्या के 3 वर्ग है। सबसे पहले जो 0 से 14, इसके अंतर्गत बच्चे आते हैं, यानी ये जनसंख्या जो है बच्चों की है। और इसके बाद में तो ये जनसंख्या बच्चों की, ठीक है। इसके बाद में 15 से 59, ये जो जनसंख्या है किशोर तथा प्रौढ़ों की, किशोर तथा प्रौढ़ों की, ये है युवा वर्ग और प्रौढ़ इनके अंतर्गत। तो ये कार्यशील जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है ये बूढ़ों की हम कह सकते हैं, वृद्धों की जनसंख्या। और देखें, इस जनसंख्या को तथा इस जनसंख्या को, इन दोनों को जो है स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सा संबंधी ये सारी चीजें इनकी जरूरत होती है। बच्चे हैं, बच्चों की जरूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य पे कर, और बुजुर्ग हैं तो उनके भी स्वास्थ्य। और जबकि ये 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या है, जो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हालांकि बुजुर्ग कई है जो 59 साल से बाद भी काम करते हैं, लेकिन हमने ये जनसंख्या का औसत निकाला है। और जिस देश में ये कार्यशील जनसंख्या या युवा जनसंख्या अधिक है, तो उस देश का मतलब है कि वहां पे जन्म दर ऊंची है। अब इसके बाद में जो आता है वो पिरामिड। तो आयुलिंग पिरामिड में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या को और उनकी आयु को दर्शाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है विस्तृत होती जनसंख्या। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड, जो कि त्रिभुज आकार का है, और यह दर्शाता है निम्न आयु वर्ग की विशाल जनसंख्या को। यानी इसमें हम देखें उच्च जन्म दर है, जिसकी वजह से जो निम्न आयु वर्ग के हैं उनकी जनसंख्या अधिक है। ये नीचे से ज्यादा फैला हुआ तथा ऊपर की तरफ संकरा, यानी त्रिभुज आकार में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा बांग्लादेश और मेक्सिको का जो आयुलिंग पिरामिड है वो भी ऐसा ही बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है स्थिर जनसंख्या। तो साथियों, इसमें स्थिर जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड देखा जा सकता है, जो कि सुंडाकार का है, यानी इनमें जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। तो जन्म दर व मृत्यु दर समान होने पे जो है जनसंख्या का पिरामिड है वो कुछ इस प्रकार बनता है, सुंडाकार, और ये स्थिर जनसंख्या को इंगित करता है। अगला हमारा है तो आसमान जनसंख्या में जापान का आयुलिंग पिरामिड। इसमें आप देख सकते हैं ये आधार से संकीर्ण तथा ऊपर से सुंडाकार, शीर्ष इसका सुंडाकार, और ये किस ओर इशारा करता है? निम्न जन्म और मृत्यु दरों की ओर। तो ये जनसंख्या का आयुलिंग पिरामिड, जिसमें सबसे पहले विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, जो कि न्यूजीलैंड जैसे देश में
ठीक है। इसमें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, बांग्लादेश तथा मेक्सिको का भी ऐसा ही। स्थिर जनसंख्या, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड देख सकते हैं, इसमें जन्म दर व मृत्यु दर समान है, इस वजह से यह पिरामिड हमारा शीर्ष इसका सुंडाकार रूप से होता है। और हासमान जनसंख्या, जापान का आयुलिंग पिरामिड देखते हैं, जिसमें शीर्ष सुंडाकार और आधार जो है संकीर्ण, और इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होने पर। फिर है, तो ये हमारे तीनों हम देख सकते हैं, विस्तृत जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या पिरामिड, हासमान जनसंख्या पिरामिड। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला बिंदु है ग्रामीण नगरीय संगठन।